कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। आप देखिए, अगर मान लीजिए एक मास ये है और दूसरा मास ये है, m1 m2 लिखने की जरूरत नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सब हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। लेकिन ये यहाँ पे हम लोग वेलोसिटीज पे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, स्पीड्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो देखिए, अगर u2 से ये इधर जा रहा है और u1 से भी ये इधर जा रहा है, तो यार टक्कर तो तभी होगी जब ये ज्यादा तेज चल रहा हो, है ना, तब टक्कर होगी। तो इसलिए यहां पे हमारा पहले से ही अजम्पशन है कि u1 इज ग्रेटर देन u2। ठीक है, तो अगर ये ऐसे हो रहा है तो जो कोई ऑब्जर्वर अगर यहां पे बैठा है तो उसे ये अपनी तरफ अप्रोच करते हुए दिखेगा। इसी को बोलेंगे रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी नहीं कर रहे हैं, स्पीड कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहां पे मैग्नीट्यूड की चिंता कर रहे हैं, डायरेक्शन की चिंता नहीं कर रहे हैं। तो ये ऐसे हो गया। तो यहां पे u1 ज्यादा है तो u1 माइनस u2 हो जाएगा रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। फिर आ जाते हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। अब मान लीजिए टक्कर हो गई, तो टक्कर होने के बाद ये दूर दूर जाएंगे। भाई टक्कर हो गई तो अब ऐसे ऐसे जाएंगे, तो ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा। तब यहां पे आप क्या कर सकते हैं, इधर जो ऑब्जर्वर बैठा होगा वो क्या कहेगा कि अरे ये तो दूर जा रहा है, हम भी दूर जा रहे हैं, तो सेपरेशन बहुत तेजी से दिखाई देगा। तो ये सेपरेशन होगा v2 माइनस v1। यहां पे आप v1 माइनस v2 भी कर सकते थे, लेकिन प्रैक्टिकली v2 माइनस v1 किया जाता है। हर बार ऑब्जर्वर राइट साइड में बैठाया जाता है, ये आप अजम्पशन ले सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे भी मैग्नीट्यूड की चिंता कर रहे हैं। अब हम लोग जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालते हैं उसकी डेफिनेशन ही कुछ ऐसी है कि भाई इट इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन एंड रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला ये बन जाता है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आता है और आपकी बुक में ये नहीं दिया हुआ है, न्यूटन फिजिक्स में ये नहीं दिया हुआ है, बट आपको ये आना चाहिए। तो डेली लाइफ में ज्यादातर चीजें क्या होती हैं, इनइलास्टिक होती है। इलास्टिक तो देखना काफी मुश्किल होता है, एटॉमिक लेवल पे ही चीजें इलास्टिक होंगी। जब हम लोग फ्रिक्शन लेस जगह पे होंगे तब इनइलास्टिक होगा, सॉरी तब इलास्टिक होगा। जब हम लोग स्पेस में होंगे तब इलास्टिक होगा, वरना ज्यादातर चीजें इनइलास्टिक होंगी। प्लास्टिक भी हो सकती हैं, जैसे आपने सैंड पर अगर बॉल को गिराया तो बॉल जो जाएगी वो सैंड में गप जाएगी, है ना, उससे बाहर नहीं निकलेगी। तो ये प्लास्टिक कोलिजन हुआ। अगर एक लकड़ी का मास है, लकड़ी का ब्लॉक है, उस पर बुलेट फायर की गई, फिर बुलेट उसके अंदर एम्बेडेड हो गई और उसके बाद दोनों साथ में चलने लगे, ये भी कैसा है, प्लास्टिक कोलिजन ही है। यानी कि अगर दोनों जो मासेस हैं वो मिलकर एक सिंगल मास बन जाए आफ्टर कोलिजन, तो ये प्लास्टिक कोलिजन होगा। ठीक है, प्लास्टिक कोलिजन में ये पॉसिबल है कि v1 v2 दोनों जीरो हो जाए या इन दोनों का डिफरेंस जीरो हो जाए, इन दोनों का रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन जीरो हो जाए। सेपरेशन जीरो हो जाए यानी कि सेपरेट हो ही ना, चिपक जाए, स्टिक टुगेदर हो जाए। स्टिक टुगेदर की जो कंडीशन होती है वो प्लास्टिक होती है। तो E की जो डेफिनेशन है, फॉर्मूला ये है और डेफिनेशन ये बड़ी सी है कि रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन का रेशियो लिया जाए रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, तो वैल्यू ऑफ E आ जाती है। वैल्यू ऑफ E अगर जीरो है तो कैसा है, प्लास्टिक कोलिजन है, और अगर E इज इक्वल टू 1 है तो कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है। अब ये स्पेशल केस है, ये भी स्पेशल केस है, बाकी सब तो रेंज है। तो इसलिए ज्यादातर दुनिया कैसी होती है, इन इलास्टिक कोलिजन से जुड़ी हुई। ठीक है, ज्यादातर कोलिजन कैसे होते हैं, इन इलास्टिक होते हैं। प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, स्टिक टुगेदर, और प्लास्टिक सर, हाँ बोलिए सर आप वो सब भी लिख दीजिए ना कि v2 इक्वल टू v1 और वो सब। हाँ लिख सकते हैं,
यहाँ पे आप दो कंडीशन हो सकती है, V1 इज इक्वल टू V2 हो जाए, मतलब मॉडुलस दोनों का मैग्नीट्यूड के हिसाब से, और या V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 0 हो जाए, या तो मैग्नीट्यूड ही दोनों का इक्वल हो जाए कि डिफरेंस 0 हो जाए, और या फिर दोनों इंडिविजुअली 0 हो जाए, तो ये स्टिक टुगेदर वाले केस हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 होने का मतलब क्या है कि एक तरीके से V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2, ठीक है। अब चाहे तो साथ में कर सकते हैं, U2 प्लस V2 इज इक्वल टू U1 प्लस V1, ठीक है। तो ये इलास्टिक की कंडीशन है। इन इलास्टिक में तो वैरायटी ऑफ वैल्यूज है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। एक और बात जो मैं पहले से बता चुका हूं, जब आप प्लास्टिक करें, चाहे इनइलास्टिक करें, चाहे इलास्टिक करें, तीनों ही केसेस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ट्रू होता है। हर कंडीशन में एलओसीएम ट्रू होता है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी केवल और केवल इलास्टिक कोलिजन में ही ट्रू होता है। यहां पे भी नहीं ट्रू होता है, यहां पे भी नहीं ट्रू होता है। यहां पे 100% एनर्जी बर्बाद हो जाती है, यहां पे 0% एनर्जी बर्बाद होती है, यहां पे कुछ बीच का बर्बाद होता है।